पर्टिकुलर पेज नंबर? सर जो एब्जॉर्प्शन पार्ट है ना, एब्जॉर्प्शन। क्वेश्चन नंबर बोलिए। क्वेश्चन नंबर तो नहीं है, बस थोड़ा समझना था सर। किस चीज को समझना है? हाँ, जैसे यहाँ पर तो बहुत सारे मेथड हैं, है ना? हाँ। जैसे यूनिट कॉस्ट मेथड, डायरेक्ट वेजेस मेथड, हाँ। लेवल आउट मेथड, है ना? जो एब्जॉर्प्शन है उसका एक्चुअली थोड़ा मीनिंग थोड़ा सा, जैसे यूनिट ऑफ कॉस्ट, जैसे यूनिट कॉस्ट है मतलब पर यूनिट में मेरा कितना ओवरहेड चार्ज हो रहा है, वो तो समझ में आता है। देखिए पहले समझ लीजिए कि ओवरहेड अब्जॉर्प्शन, ठीक है, क्या है, क्यों ओवरहेड अब्जॉर्प्शन हम करते हैं। ओवरहेड का तो मतलब समझ लिया, ठीक है। ओवरहेड का मतलब हो गया जितने भी इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है, ऐसे कुल इनको हम ओवरहेड करते हैं। तो ओवरहेड में क्या होता है, हम दो चीज करते हैं, एक एलोकेशन करते हैं, दूसरा अब्जॉर्प्शन करते हैं। एलोकेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। एलोकेशन में हम क्या करते हैं, जो भी जो पर्टिकुलर रिस्पांसिबल कॉस्ट सेंटर या डिपार्टमेंट है उस पे हम डायरेक्टली चार्ज करते हैं वो कॉस्ट, ठीक है, एलोकेशन में। बट इन केस ऑफ अब्जॉर्प्शन, ओवरहेड का अब्जॉर्प्शन जब हम करते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि देयर आर मोर देन टू डिपार्टमेंट्स शेयरिंग द सेम एक्सपेंसेस। जैसे सपोज रेंट हम पे कर रहे हैं, तो वहां पर ये संभव है कि मेरा रेंट जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम पे कर रहे हैं वहां पर मेरा एक से अधिक कॉस्ट सेंटर या डिपार्टमेंट है। सपोज जैसे कि इस इंडिया के का एग्जांपल ले रहे हैं, तो देयर आर 4 डिपार्टमेंट, अकाउंट, इंग्लिश, उसके बाद में आपका हार्डवेयर, नेटवर्किंग और एक एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट। तो देयर आर 4 डिपार्टमेंट इन वन रूफ। एक छत के नीचे 4 डिपार्टमेंट चल रहा है, लेकिन रेंट तो कॉमन पे हो रहा है, ऐसा तो नहीं हर एक के लिए अलग-अलग पेमेंट हो रहा है रेंट, ठीक है। तो यहां जो रेंट जो पेमेंट हो रहा है, ये रेंट का शेयरिंग इन चारों डिपार्टमेंट के ऊपर, ठीक है, फाइंड आउट करना होगा कि कौन सा डिपार्टमेंट कितना रेंट के लिए रिस्पांसिबल है। तो इसके लिए हमें एक एप्रोप्रिएट बेसिस खोजना होता है। सबसे पहले कोई भी एक्सपेंसेस को, ठीक है, किसी डिपार्टमेंट में चार्ज करने के लिए हमें एप्रोप्रिएट बेसिस खोजना होता है। तो यहां पर जैसे रेंट के मैटर में, इन द मैटर ऑफ रेंट, यू कैन टेक फ्लोर एरिया एज ए बेसिस, ठीक है। तो रेंट को हम डिवाइड करेंगे फ्लोर एरिया से, उसके बाद जो है मेरा पर स्क्वायर रेंट फाइंड आउट हो जाएगा। अब जो डिपार्टमेंट जितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, जितना स्पेस यूज कर रहा है, जितना स्क्वायर फीट एरिया यूज कर रहा है, उसके अनुसार क्या होगा, पर स्क्वायर फीट एरिया का हमें पता चल गया कि क्या रेंट है, मल्टीप्लाई कर देंगे। रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट जितना एरिया ऑक्युपाई करेगा उसके अनुसार मल्टीप्लाई करने के बाद रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट का मेरा एक्सपेंसेस निकल जाएगा कि इतना जो है इस पे चार्ज करेंगे। तो यही जो है फाइंड आउट करके हम रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट पे जो चार्ज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अप्रोक्सीमेट, ठीक है। कॉमन एक्सपेंसेस हो गया रेंट का क्या, सपोज वी आर पेइंग 30,000 रुपीस, ठीक है। सपोज वी आर पेइंग 30,000, so this 30,000 is not paid for only one department, but this rent is paid for whole department। ये चारों डिपार्टमेंट के लिए पेमेंट किया जा रहा है। तो ये चारों डिपार्टमेंट पे हमें अपोर्शन करना होगा। इस 30,000 को, इस 30,000 को हमें रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है उसके एरिया जितना ऑक्युपाई कर रहा है उसके अनुसार हमें चार्ज करना होगा, ठीक है। तो ये अपोर्शनमेंट, हां बहुत सारे जो बाद में जो जैसे 1 to 8 पेज नंबर पर, हां, ये जो मतलब मेथड ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन ना, जैसे ओवरहेड रेट, ठीक है ना। हां, जैसे सर डायरेक्ट लेबर आवर्स, हां, इस फैक्ट्री ओवरहेड को हम लेबर आवर्स से डिवाइड करने के बाद ओवरहेड सी यहां पर क्या दे रहा है, यहां पर क्या है, ओवरहेड का रेट फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। इस मतलब डायरेक्ट लेबर आवर्स से हम डिवाइड करके उसको रेट फाइंड आउट करते हैं डायरेक्ट, जैसे डायरेक्ट लेबर आवर्स, जैसे कि देखिए मैंने बोला कि अप्रोप्रिएट बेसिस हम फाइंड आउट करते हैं, अप्रोप्रिएट बेसिस लेते हैं। तो सी सम फॉर सम ओवरहेड
यू आर टेकिंग लेबर आवर एज ए बेसिस, ठीक है। ओवरहेड का क्या है, ओवरहेड हम किस पर्टिकुलर अप्रोप्रिएट बेसिस लेते हैं, जहां पर अगर हम ओवरहेड को बेसिस मान के चल रहे हैं वहां पर हम क्या करते हैं, ओवरहेड को डिवाइड कर रहे हैं लेबर आवर से, तो उससे क्या हो रहा है मेरा कि ओवरहेड पर लेबर आवर निकल जा रहा है, यानी कि हम अब किसी भी डिपार्टमेंट में लेबर आवर के बेसिस पे ओवरहेड चार्ज करेंगे। सपोज इन सम डिपार्टमेंट लेबर इज वर्किंग फॉर 10 आवर्स, so according to that 10 hours multiplied by, ठीक है, जितना पर आवर का निकला उससे हम मल्टीप्लाई करके वो हम निकालेंगे रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट का। तो बेसिकली यहां पर क्या बोल रहा है, एक्चुअल ऑफ डिटरमाइन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट में बी असर्टेन आइदर ऑन एक्चुअल कॉस्ट और ऑन द एस्टिमेटेड कॉस्ट बेसिस, ठीक है। तो यहां पर कैलकुलेट करने का जो बेसिस दिया हुआ है फार्मूला, तो यहां पर क्या देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि एक तो है एक्चुअल ओवरहेड रेट, ठीक है। तो एक्चुअल ओवरहेड जब रेट निकालते हैं तो वहां पर एक्चुअल ओवरहेड को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, जो बेसिस लेंगे, ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ द बेस फॉर द पीरियड। तो ये एक्चुअल जो है कुछ भी हो सकता है, अगर लेबर ले रहे हैं तो एक्चुअल लेबर आवर, मशीन आवर ले रहे हैं तो एक्चुअल मशीन आवर, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल ओवरहेड रेट जब निकाल रहे हैं, ठीक है, तब उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम एक्चुअल क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये एक्चुअल क्वांटिटी क्या हो सकता है, ये एक्चुअल क्वांटिटी अगर हम, ठीक है, लेबर आवर ले रहे हैं तो एक्चुअल क्वांटिटी जो है ये मेरा लेबर आवर भी हो सकता है या फिर मशीन आवर हो सकता है। तो जो भी बेसिस हम ले रहे हैं वो बेसिस से हम डिवाइड करेंगे एक्चुअल ओवरहेड को, मेरा एक्चुअल ओवरहेड रेट निकल जाएगा। जैसे एक्चुअल ओवरहेड को जब एक्चुअल क्वांटिटी से हम डिवाइड करते हैं तो पर क्वांटिटी कितना ओवरहेड चार्ज हुआ वो निकल गया। पर जब हम लेबर आवर से अगर डिवाइड करते हैं तो पर आवर कितना ओवरहेड, लेबर आवर से जब डिवाइड करेंगे तब आएगा कि पर आवर कितना लेबर पे कितना चार्ज होगा। नहीं, यही तो कंफ्यूजन हो रहा है कि आप लेबर पे चार्ज कितना होगा वो हम नहीं निकाल रहे हैं, हम बस बेसिस ले रहे हैं लेबर को। लेबर हम ये जो लेबर से डिवाइड कर रहे हैं ये पर लेबर आवर कितना ओवरहेड लगा वो आप इस वे में मत सोचिए कि लेबर पे कितना खर्च हो रहा ओवरहेड के रूप में, ठीक है। ये दिस इज ओनली फॉर फाइंडिंग ओवरहेड रेट, ठीक है, जहां पर जहां पर लेबर आवर जो है, ठीक है, बेसिस लिया जाता है वहां पर हम ओवरहेड रेट निकालने के लिए लेबर आवर को बेसिस के रूप में ले रहे हैं। ये बेसिकली वैसे जगह पर लेबर आवर को बेसिस लिया जाता है जहां पर लेबर जो है वो प्रीडोमिनेंट है, मतलब लेबर ज्यादातर जो है, हाँ, ज्यादा एप्लीकेशन जो है लेबर का होता है, जहां पर ज्यादा खर्च जो है लेबर के ऊपर हो रहा है, ठीक है, हर एक लेबर ओरिएंटेड वर्क जहां पर हो, ठीक है। और मशीन आप लेते हैं जहां पर मशीन जो है प्रीडोमिनेंट है, यानी मशीन पे ही ज्यादा काम हो रहा है, ठीक है। तो डिपेंड करता है। और बेसिकली जो है अभी मैंने बोला जैसे कि ये फोर्थ नंबर जो है आपका मल्टीपल ओवरहेड रेट, ठीक है। तो मल्टीपल ओवरहेड रेट में क्या हो गया, यहां पर बेसिस आपका सबके लिए अलग अलग, ये जो था आपका पहला जो 3 है उसमें क्या है, कॉमन ले रहे हैं, सारे डिपार्टमेंट के लिए एक ही हम बेसिस ले रहे हैं। यदि यानी कि अगर लेबर आवर ले रहे हैं तो हर एक डिपार्टमेंट के लिए लेबर आवर ही बेसिस के रूप में यूज कर रहे हैं ओवरहेड चार्ज करने के लिए। मशीन आवर ले रहे हैं तो मशीन को ही जो है यूज कर रहे हैं, मशीन आवर को यूज कर रहे हैं सारे डिपार्टमेंट का ओवरहेड फाइंड आउट करने के लिए। बट जो लास्ट वाला दिया हुआ है यानी कि ये जो आपका दिया हुआ है मल्टीपल ओवरहेड रेट, जिसको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी कहते हैं, ठीक है, मल्टीपल
मल्टीपल ओवरहेड रेट में क्या होता है कि हर एक डिपार्टमेंट का ओवरहेड उसके रिस्पेक्टिव जो बेसिस होगा उससे हम डिवाइड करके फाइंड आउट करते हैं। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर रेंट फाइंड आउट करने के लिए, तो उस केस में क्या कर रहे हैं, हम फ्लोर एरिया यूज कर रहे हैं। तो हम रेंट एक ओवरहेड है, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी भी एक ओवरहेड है, लेकिन उसके लिए हम फ्लोर एरिया नहीं यूज कर रहे हैं, उसके लिए हम नंबर ऑफ लाइट पॉइंट यूज करेंगे। ठीक है। सिमिलरली अगर हम और दूसरा कुछ का ओवरहेड निकाल रहे हैं तो अप्रोप्रिएट जो भी होता है बेसिस, उस अप्रोप्रिएट बेसिस से हम डिवाइड करके उसका हम ओवरहेड पर यूनिट निकाल रहे हैं। ठीक है, ये चीज है। कोई कंफ्यूजन था थोड़ा सा? क्लियर है अभी? इसको एक बार पढ़िए, क्वेश्चन को बनाइए। ठीक है, उसके बाद सोचिए इसके बारे में। ठीक है, कि आखिर क्या डिफरेंस क्या पड़ रहा है, डिफरेंट बेसिस लेने से क्या फर्क पड़ रहा है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो जाके आपका क्या होगा, वो चीज कंफ्यूजन दूर होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या अलग अलग बेसिस लिया जा रहा है, मतलब ओवरहेड रेट निकालने का एक मेथड हाँ, है ये सब। तो ये सब पहले फॉरवर्ड किए जाते थे। अभी जो है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फॉलो किए जाते हैं, यानी कि मल्टीपल ओवरहेड रेट, देयर इज नो सिंगल ओवरहेड रेट, बिकॉज़ वन पर्टिकुलर बेसिस कैन नॉट अफेक्ट ईच एंड एवरी कॉस्ट। ठीक है, एक पर्टिकुलर कॉस्ट को कैसे हम बेसिस मान सकते हैं। अब हम फ्लोर एरिया को ले रहे हैं रेंट के लिए। ठीक है, लेकिन हम अगर नंबर ऑफ लाइट पॉइंट निकाल रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का ले रहे हैं ओवरहेड का, उसमें भी फ्लोर एरिया यूज करना, इट विल बी नॉट, ठीक है, वाइज। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होता तो उस केस में हम ले सकते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ठीक है, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होता क्या है, ठीक है, उसके बारे में जान लीजिए कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ये किस पर्पस किस पर्पस को पूरा करती है। ठीक है, किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को यूज करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो है बेसिकली जो है कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से कॉन्ट्रैक्टर जो है वो फाइंड आउट करते हैं कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में क्या कॉस्ट इंकर करना पड़ रहा है। यानी कि ये है मेरा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एक तरह से जो है हमारा पर यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में जो बोल रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सीमा डिफाइंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एज the aggregate cost related to a single contract designated a cost unit. Further, we define contract costing as that form of a specific order costing which applies where work is undertaken to customers a special requirement and each order is of long term duration. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के बारे में बोला गया है कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो है एक तरह से जो है इसको आप जॉब कॉस्टिंग बोल सकते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कस्टमर्स के इंस्ट्रक्शन के अनुसार पूरा किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट जो है एज पर योर कस्टमर, ठीक है, उसके इंस्ट्रक्शन के अनुसार जो है प्रोडक्शन होता है यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि सपोज मान लीजिए कि आप कॉन्ट्रैक्टर हैं और मैंने आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया बिल्डिंग बनाने का। सो बिल्डिंग आप जब भी बनाएंगे तो उसमें जो स्पेसिफिकेशन दिया जाएगा, कंस्ट्रक्शन का स्पेसिफिकेशन जो दिया जाएगा, वो स्पेसिफिकेशन मैं दूंगा, मेरे इंस्ट्रक्शन के अनुसार आप उसको कंस्ट्रक्ट कीजिएगा। ये नहीं कि मैंने आपको बिल्डिंग बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया और आप बिल्डिंग खुद के इच्छा से अपने मर्जी से बना के रख देती हैं। ठीक है, वो नहीं होता है, बट यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय योर कस्टमर। इट मींस कॉन्ट्रैक्ट फी, जो कॉन्ट्रैक्ट आपको दे रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का जो है एक दो फीचर्स है। पहला तो ये एक तरह का जॉब कॉस्टिंग है, बिकॉज इसमें जो है कस्टमर्स के इंस्ट्रक्शन के अनुसार जो है कंस्ट्रक्शन का काम होता है, यानी कि आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं एज पर द स्पेसिफिकेशन गिवन बाय योर कस्टमर। सेकंड थिंग, ये जो है आपका साइट पे होता है, यानी कि यू कैन नॉट प्रोड्यूस बिल्डिंग इन योर फैक्ट्री एंड यू कैन डिलीवर दैट, you have to do the work at the site, जहां पर जो है आपको उसका क्या करना है, डिलीवरी देना है, वहीं पर आपको कंस्ट्रक्शन
ये मूवेबल तो है नहीं, मूव कर के ले जा सकते हैं, तो वर्क जो है साइड पे ही होता है, ठीक है। तीसरी चीज कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट को एक सिंगल कॉस्ट यूनिट के रूप में ट्रीट किया जाता है। कॉस्ट यूनिट मतलब एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रीटेड एज अ यूनिट। सपोज यू आर डूइंग मोर देन वन कॉन्ट्रैक्ट, आप जो है एक से अधिक कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, तो एवरी कंस्ट्रक्शन इज ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट, ठीक है। तो इसमें जो है दो तीन वर्ड्स है, टर्म्स है, जैसे कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर हो गया वो पर्सन जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, जिन्होंने, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्क, जो कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे, जो कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। दूसरा हो गया कॉन्ट्रैक्टी, कॉन्ट्रैक्टी वो पर्सन है, ठीक है, जिसके लिए कॉन्ट्रैक्टर जो है ये कॉन्ट्रैक्ट लेता है, यानी जिसका जो कंस्ट्रक्शन का काम है कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है, या जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया उस पर्सन को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टी। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वो प्राइस हो गया जो कॉन्ट्रैक्टी और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में एग्री हुआ है, ठीक है, यानी जो कॉन्ट्रैक्टी जो है जो प्राइस उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए पे करने के लिए, ठीक है, बोलता है जो कि ये प्राइस मैं आपको पे करूंगा, और जिस प्राइस के लिए कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच में एग्रीमेंट होता है, दैट प्राइस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ठीक है। अब जो है प्रोसेस में आते हैं, प्रोसीड्यूर। प्रोसीड्यूर, प्रोसीड्यूर का मतलब हो गया कि प्रोसेस। जब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग या कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आप बना रही है तो क्या से प्रोसेस, प्रोसीड कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं, सेपरेट नंबर, यानी हर एक कॉन्ट्रैक्ट को एक इंडिविजुअल सेपरेट नंबर प्रोवाइड करते हैं। प्रोसीड्यूर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ठीक है। तो बेसिकली जो है मेरा तीन चार, पहला तो है सेपरेट नंबरिंग, सेपरेट नंबरिंग फॉर इच कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। हर एक कॉन्ट्रैक्ट का एक सेपरेट नंबरिंग, देयर कैन बी मोर देन वन कॉन्ट्रैक्ट वर्क, सो एवरी कॉन्ट्रैक्ट शुड बी नंबर्ड सेपरेटली, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ए, कॉन्ट्रैक्ट बी, कॉन्ट्रैक्ट सी, या कॉन्ट्रैक्ट 1, कॉन्ट्रैक्ट 2, कॉन्ट्रैक्ट 3, ठीक है। सो ऐसे आप जो है नंबरिंग कर सकते हैं। सेकंड है सेपरेट अकाउंट। For every individual contract, you will prepare separate contract. Means suppose you are constructing on 3 spot. आप 3 साइड पे जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है, तीनों कंस्ट्रक्शन का अलग अलग नाम दिया, कंस्ट्रक्शन ए, कंस्ट्रक्शन बी, कंस्ट्रक्शन सी, या फिर प्लेस के अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं, ठीक है। लाइक हो गया कि मेरा नेताजी चौमनी, ठीक है, एक का दे दिया हम कमालपुर, और एक और का जो भी जगह होगा तो उस जगह के अनुसार भी आप कॉन्ट्रैक्ट का नाम दे सकती हैं, ठीक है। उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट मेंटेन कर रही है तो तीनों के लिए अलग अलग अकाउंट मेंटेन करेंगे। रीजन ये है कि हमें हर एक कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, इसलिए जो रिस्पांसिबल मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट वर्क जितना खर्च के लिए रिस्पांसिबल रहेगा उस पे उतना चार्ज करना है। इट मींस सपोज मेरा जो कंस्ट्रक्शन ए पे खर्चा हो रहा है वो टोटली ए पे चार्ज करेंगे, उसका कोई खर्चा हम बी पे नहीं चार्ज करेंगे। यानी ईच इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट और कंस्ट्रक्शन जो है जिस एक्सपेंसेस को, ठीक है, लिए वो रिस्पांसिबल हो गए, वो एक्सपेंसेस उस पे हमें चार्ज करना है, ठीक है। तीसरा जो है अब यहां पर लिख चुके हैं
कॉन्ट्रैक्ट चार्जिंग कॉस्ट। थर्ड जो स्टेप है वो कॉस्ट चार्ज करना, यानी पहला जो है हम कॉन्ट्रैक्ट, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, नंबरिंग ये सबका अलग अलग। सेकेंड स्टेप में हम अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे। थर्ड में क्या है, जिस कॉन्ट्रैक्ट का हम बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं उससे रिलेटेड खर्च उस पे हमें चार्ज करना है। और लास्ट जो है, फोर्थ जो है वो कलेक्शन ऑफ कॉस्ट। कलेक्शन ऑफ कॉस्ट, कलेक्शन ऑफ कॉस्ट का मतलब हो गया कि जितने भी कॉस्ट है, ठीक है, वो चार्ज करने के बाद सबका एक्युमुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, एग्रीगेशन कर रहे हैं। एग्रीगेशन करने के बाद हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि कितना मेरा उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट पे खर्च आ रहा है, और उस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को बनाने के बाद में ये पता चलेगा कि मेरा इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करके क्या प्रॉफिट या लॉस होगा, ठीक है। अब है अकाउंट मेंटेन अंडर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंतर्गत हम कितने अकाउंट मेंटेन करते हैं? अकाउंट मेंटेन अंदर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बेसिकली जो है दो अकाउंट मेंटेन किया जाता है। एक है आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और सेकंड है आपका कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। These two accounts are maintained by contractor. Contractor जो है ये दो अकाउंट मेंटेन करता है। One is contract account, second one is contractee account. Contract account just like ये एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है जिसके अंतर्गत सारा इनकम और एक्सपेंसेस को हम लेते हैं, ठीक है। एक तरह से इसको देख सकते हैं, ये जो है ट्रेडिंग और पीएल का एक मिला जुला रूप है, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट जो है ट्रेडिंग और पीएल नहीं है, बिकॉज इसमें जो है हमारा केवल डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं आता, बल्कि इसमें जितने भी खर्च होंगे, जो भी एक्सपेंसेस होगा उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस इसके अंतर्गत हम लेते हैं, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट एक तरह का पर्सनल अकाउंट हो गया, यानी कॉन्ट्रैक्टी से क्या पैसे आप इसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो एग्री हुआ है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस उसको शो करते हैं, और कॉन्ट्रैक्टी से जो भी पेमेंट आपको मिलता है, ठीक है, उसको हम इस अकाउंट में मेंटेन करते हैं। सो एक वेयर इज गिवन, यहां आपके बुक्स में एक फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है। ये फॉर्मेट जो है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का दिखला रहा है। इसमें देखिए आप दिया हुआ है मटेरियल परचेज और इशूड एट साइट, ठीक है, यानी कि जो भी मटेरियल जो है आपका साइट पे भेजा गया है, उसके अलावा जो है डायरेक्ट वेजेज है, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेज है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी तरह के खर्च है, चाहे वो डायरेक्ट नेचर का इनडायरेक्ट नेचर का, सारे खर्च यहाँ पर आ रहे हैं। उसके बाद इस साइड में देखिएगा, क्रेडिट साइड में आपका दिखा रहा प्लांट रिटर्न फ्रॉम साइट, ठीक है, प्लांट रिटर्न फ्रॉम साइट, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स, ये सारे चीज जो है जस्ट लाइक आप जैसे कि ट्रेडिंग में देखती हैं क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक उसी तरह से जो भी मटेरियल बच गया है, जो भी मटेरियल साइट या स्टोर साइट पे है, या जो भी मटेरियल आपका स्टोर रिटर्न हो गया, ठीक है, ये सारा आपका क्रेडिट साइड में आएगा। उसके बाद जो है हम वर्क इन प्रोग्रेस दिखाते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब जो वर्क जो है
ठीक है। तो उसमें जो है दो तरह का आपका रिमार्क होगा, एक होगा वर्क इन प्रोग्रेस में वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड मतलब हो गया वैसा वर्क जो आपका आर्किटेक्ट के द्वारा सर्टिफाइड किया गया है, जिसका सर्टिफिकेशन आपको दिया गया है, ठीक है। और जो वर्क आपका सर्टिफाइड नहीं है उसको बोलते हैं अनसर्टिफाइड। सपोज यू हैव कंप्लीटेड, ठीक है, आप जो है काम का 25% कंप्लीट किए हैं, लेकिन सर्टिफाइड आपका हुआ है केवल 20%, तो 20% कहलाएगा वर्क सर्टिफाइड और रेस्ट ऑफ द 5% विल बी ट्रीटेड एज वर्क अनसर्टिफाइड, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में आप देख सकती हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टी। उसके बाद जो है तो आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठीक है, बनाने के बाद कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद आपने क्या देखा, ठीक है, कि हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना के हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने से रिलेटेड, ठीक है, जो भी खर्च है उस कॉन्ट्रैक्ट में देते हैं और उससे पता चलता है कि मेरा इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने का क्या यूनिट कॉस्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी कॉन्ट्रैक्टर से जो भी प्राइस एग्रीड हुआ है उन दोनों का डिफरेंस आपका यहाँ पर क्या होता रहेगा, प्रॉफिट अर्न और टू बी अर्न, ठीक है। देखिए कॉन्ट्रैक्ट तो एक साल के अंदर तक पूरा नहीं भी हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट जनरली जो है लॉन्ग टर्म एक तरह का जॉब है जो कि 2 साल 3 साल 4 साल लगता है। तो हर एक साल के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, जितना काम पूरा हुआ उसके रिस्पेक्ट में हम कुछ एक प्रॉफिट जो है ट्रांसफर करते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है, जिसको हम इस साल का प्रॉफिट के रूप में ट्रीट करेंगे, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करते हैं। और बाद बाकी जो प्रॉफिट जो अर्न नहीं किया गया अभी उसको हम रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, WIP वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व बोल के, ठीक है।